विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की भूगर्भिक संरचना कर रहे थे हम लोग, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल में, है ना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ी, विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पढ़ी, दक्कन ट्रैप पढ़ा। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का महत्व पढ़ा, है ना। आज हमने करना उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। हिमालय का निर्माण जो हुआ वो एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वाधिक मान्य है। दो क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग। एक पूछेगा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? आंसर हैरी हेस के द्वारा दी गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी थी। अर्थ जो आपको दिखाई दे रही है, जितने कॉन्टिनेंट ओशियन दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या होता है? अंदर प्लेटें हैं जो मैग्मा पे तैर रही हैं। उन प्लेटों के ऊपर आपके क्या है? ये कॉन्टिनेंट और ओशियन है। कुछ ऐसे हैं जो जिसमें मतलब जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो उसमें इंडिया भी आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा, तो इंडियन ओशन भी आ रहा। कुछ प्लेटें कॉन्टिनेंटल टाइप की हैं, कॉन्टिनेंट आ रहे हैं जिसके ऊपर, है ना। कुछ ओशनिक प्लेट्स होती हैं, कुछ में दोनों होते हैं। तो वो सब हमने फिजिकल में पढ़ा है, उस पर नहीं जाऊंगा। एक पूछता है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दी? तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है यानी भूसन्नति सिद्धांत जो है वो किसका है? कोबर का। तो इनको याद करते हुए चलिए। ये आपको पेपर में दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन की बैसाखियों पर नहीं चलना है आपने, आपको सीधे पता होना चाहिए कि भूसन्नति सिद्धांत यानी जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दी? कोबर ने दी। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। इतना क्लियर हो गया। कोबर ने भूसन्नतियों को यानी जो जियोसिंक्लाइन है उनको क्या कहा? क्रडल ऑफ माउंटेन्स कहा, पर्वतों का पालना कहा। पर्वतों का पालना समझते हो? बच्चे को झुलाते हैं जिस पालने में रखते हैं, तो पर्वतों का पालना क्या है? भूसन्नतियों को कहा किसने? आंसर कोबर ने कहा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ पहले। ये लंबे संकरे और छिछले जलीय भाग हैं। उसके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर था, जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करता था। मैंने आपको बताया था, वेगनर के भी सिद्धांत पढ़े हमने और बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो जितने भी आपको आज कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब कहाँ थे? नीचे थे। जहाँ पे आज अंटार्कटिका है वहां सब जुड़े हुए थे। ये ऊपर पूरा एक महासागर था जिसका नाम क्या था? पेंथालासा था। ये फिर ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, इसमें ऊपर की ओर हुआ। फिर 2 भूखंड जो दिखते हैं हमें, वो कौन से दिखते हैं? एक दिखता है कौन सा? अंगारा लैंड, और एक दिखता है गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में दिखता है टेथिस सी। क्या दिखता है? अब एक पता कैसे चलता है? आप एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो या आप नेपाल जा रहे हो, गंडक नदी के किनारे आपको कुछ पत्थर दिखेंगे गोल से, उसको फोड़ोगे आप, उसके अंदर डिजाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिजाइन मिलेगा। आप बोलोगे यार ये क्या, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। ठीक है, भगवान की है, सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया। मगर अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें या जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो करोड़ों साल पहले कोई जीव टेथिस सागर में क्या कर रहा था? तैर रहा था। क्या कर रहा था? अब जब फोल्ड पड़ा, यानी 2 प्लेटें जो आपकी गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई, तो फोल्ड पड़ा। फोल्ड पड़ा मतलब हिमालय का निर्माण हुआ, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। उसमें वो जीव दब गए अंदर। क्या हो गए? दब गए। वो पत्थर बन गए, वो फॉसल्स बन गए, वो एक तरह से छाप पड़ गया उनका। क्या पड़ गया? अब है वो पत्थर, तो जो धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर उनके लिए वो शालिग्राम कहलाता है। क्या क्या बोलते हैं वो? उसको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम की पूजा जो है वो भगवान विष्णु के रूप में होती है। तुलसी के साथ पूजा की जाती है। बड़ा पूजनीय क्या है वो? हिंदू धर्म में उसे बड़ा पूजनीय माना जाता है। ऐसा समझ में आ गया? या अगर आप मलारी आप सुनेंगे चमोली में या उसके आसपास के क्षेत्रों में, पहले बताते हैं कि जो लोग जाते थे तो वहां कुछ मिलते थे, जैसे पत्थर का कछुआ मिल जाएगा, पत्थर की मछली मिल जाएगी, कुछ इस तरह के खिलौने टाइप। तो उसको देवताओं के खिलौने बोलते थे वहां के लोग।
अब क्या हो गया, वो मिलने बंद हो गए क्योंकि लोग उठा उठा कर ले गए। जबकि वो करना क्या चाहिए था कि उसको उठाकर वाडिया इंस्टीट्यूट जनरल महादेव सिंह रोड देहरादून में देते तो और बहुत सारा इतिहास पता चल, मतलब पृथ्वी का जो इतिहास है वो पता चलता। तो देवताओं के खिलौने क्या थे, वो जीव थे। वो हायर हिमालय पर क्या कर रहे हैं, कहां से पहुंचे भाई, तो पता चला वो जो फोल्ड पड़ा उसके साथ टैथीस सी के जीव भी क्या हो गए, दब गए। समझ में आ रहा है। हिमालय पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं, अनएक्सपेक्टेड सी मिलती है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि इग्नियस रॉक भी मिलती है। भाई यहाँ तो विस्फोट हुआ ही नहीं, ज्वालामुखी कहाँ है आपका हिमालय पे, है क्या? इग्नियस रॉक कहाँ से आई, तो वो टैथीस सागर में नदियों द्वारा गिराए गए जो इग्नियस रॉक जो थी वो फोल्ड पड़ा, वो वहां ऊपर पहुंच गया। समझ में आ रहा है। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व, भैया यहाँ ऐसे ही चलता है ज्योग्राफी में, 7 करोड़ वर्ष बहुत पुरानी बात नहीं मानते हैं इसमें। आप तो कुछ भी नहीं हो, आप बोलते हो कि हम कितने साल के हैं जी, 19 साल के, 20 साल के, तो ज्योग्राफी में कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यहाँ ऐसे चलता है 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या थी, टैथीस भूसन्नति थी। टैथीस सागर था जो उत्तर में अंगारा लैंड को दक्षिण में गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद टैथीस भूसन्नति में जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। क्या होता रहा, अवतलन समझते हो, नीचे। भाई टैथीस सागर में इधर से भी नदियां गिर रही, उधर से भी नदियां गिर रही। कहां से, यानी अंगारा लैंड की नदियां भी किस में गिर रही, टैथीस सागर में गिर रही। और गोंडवाना लैंड की नदियां भी कहां गिर रही, जो भी मतलब पानी वानी लगा वो कहां जा रहा है, टैथीस सागर में गिर रहा है। अवसाद जमा हो रहे हैं, जमा होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। जैसे टेबल है माना, इसके ऊपर मैं रखता रहूंगा रखता रहूंगा रखता रहूंगा, तो एक दिन क्या होगा, टूटेगा ना, ये नीचे धसेगा। ऐसे ही हुआ, अवतलन बोलेंगे फिर उसको, क्या बोलेंगे। तो इन दोनों के अवसाद यानी सेडिमेंट्स, इन दोनों के सेडिमेंट्स टैथीस भूसन्नति में जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे क्युनलुन और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, कुनलुन छान क्या है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये बता रहा है भूसन्नति सिद्धांत बता रहा है, कोबर्ग। कौन बता रहा है, ठीक है। आगे टैथीस भूसन्नति के मध्य भाग का वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया। तिब्बत के जो अवतल टैथीस भूसन्नति का मध्य भाग के वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत के पठार के नाम से जाना गया। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जब उनसे पूछते हैं सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो क्योंकि उनका पढ़ा हुआ होता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर। ठीक है, पामीर संसार की छत है, लेकिन पामीर सबसे ऊंचा पठार नहीं है। सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार है। और किस प्रकार का पठार है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, आंसर इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। कैसा है, अंतरा पर्वतीय पठार है, क्योंकि इधर हिमालय, उधर कुनलुन और बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके बीच में 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। जबकि पठार की ऊंचाई इतनी होती नहीं है। जब पठार की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, तो इतनी हाइट नहीं होती है, लेकिन तिब्बत के पठार की हाइट कहीं कहीं पर 5000 से क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है। वर्तमान समय में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, किसका, हैरी हेस का, हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ। यह भी ध्यान रखना, जब गोंडवाना प्लेट टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से, या जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया, तो उसकी जो गोंडवाना लैंड थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ ईस्ट थी। अब पता कैसे चलता है, इसका पता कैसे चलता है, अगर आप पंजाब हिमालय को पार करेंगे, पंजाब हिमालय समझते हो कहां पर है भाई। हिमालय के क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडस के गॉर्ज से सतलुज नदी तक जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस के गॉर्ज से, यहां पर है इंडस। ऐसे में देखो, ये जैसे इस टाइप का है, कैसा, भारत के नीचे से जब हम देखते हैं तो हिमालय की जो आकृति है वो कैसी है, कॉन्वेक्स, और ऊपर से देखते हैं तो कैसी, कॉनकेव टाइप की। यहाँ पे चौड़ा है हिमालय,
यहाँ पर, और धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता जाता है आगे। पतला मतलब डिस्टेंस कम होती जाती है। पंजाब हिमालय जो है वो इंडस के गॉर्ज से सतलज नदी तक का हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर और काली नदी तक हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। भले वो गढ़वाल में ही पड़ता है, कुमाऊं में ही पड़ता है, पर क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता तक उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो कि सबसे लंबा है डिवीजन में। जब हम पढ़ते हैं तो 800 किलोमीटर से 800 समथिंग है ना। यानी आप अगर काली से और तीस्ता तक जाएंगे, आपको हवाई यात्रा जो है 800 किलोमीटर तय करनी पड़ेगी। कितनी? और फिर आपकी क्या नाम है, तीस्ता से लेकर दिहांग तक। दिहांग ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, दिहांग। वहां तक जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, असोम हिमालय। क्या बोलते हैं, असोम हिमालय बोलते हैं। अब इधर तो चौड़ा पार्ट है, अगर आप जहाज से पार कर रहे हो जम्मू कश्मीर के ऊपर से, तो बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। इस तरफ हिमालय की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, और आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में जाते हो तो क्या हो गया, उधर कम है। इसका मतलब जब गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना प्लेट गई, सबडक्शन हुआ, इधर वाला पार्ट पिचक गया। पिचक गया मतलब अब आम भाषा में समझा रहा हूं आपको, यानी इधर वाले भाग पे ज्यादा फोर्स पड़ा तो इधर डिस्टेंस कम है, और जो आपका पंजाब वाला पार्ट है वहां पर डिस्टेंस क्या, ज्यादा। मतलब ऐसे चल रहा है हिमालय, कैसे, ऐसे। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब डायरेक्शन क्या थी गोंडवाना की प्लेट की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या थी? इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यंत निकट आ गए, जिनसे टैथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। टैथिस सागर में जितने भी सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, वो क्या हो गए, वलन पड़ने लगे, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। फिर भी इसको क्या बोलते हैं, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ये हिमालय कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है, और ये कैसा है, यंगेस्ट है, और अभी इसकी निर्माण चल ही रहा है। इसकी ऊंचाई क्या है, बढ़ ही रही है। इसीलिए समय समय पर आप देखते होंगे कि कश्मीर में, नेपाल में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, असोम में क्या आता है, भूकंप आता है। इसमें हम सिस्मिक जोन पर है। क्या क्या है, वो लॉक टूटते हैं ना, क्या टूटते हैं, और फिर होता है क्या, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। और हम भूकंप के जो क्षेत्र हैं, हम जोन 5 में भी हैं और जोन 4 में भी हैं। हमारे यहाँ पर रेक्टर स्केल के 9 का भूकंप भी आ सकता है। कितने का, रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप। समझ में आ गया? लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। तो मैंने कहा कोबर अलग कहता है, अपना सिद्धांत देता है, अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत देते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सिद्धांत जो है वर्तमान में जो चलता है वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किसका है, हैरी हेस का है। समझ में आ गया? सेनेजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये याद करना पड़ेगा आपको, हिमालय का निर्माण कब हुआ? आंसर, सेनेजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में। महाकल्प कौन सा था? सेनेजोइक था। कल्प कौन सा था? इयोसीन और ओलिगोसीन। ग्रेटर हिमालय बन गया। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु तथा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय किसको बोलते हैं? बीच वाला जो हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। उसका निर्माण किससे हुआ? पोटावार क्षेत्र के अवसादों के वलन से। शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहद हिमालय और लघु हिमालय श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। कब हुआ? तो अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको कैलेंडर बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा भाई, सीनोजोइक महाकल्प में मैंने आपको 5 पीरियड बताए थे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन बताए थे। तो हमने ये पढ़ा कि इयोसीन और ओलिगोसीन में बना ग्रेटर हिमालय, मायोसीन में बना मिडिल हिमालय, और प्लायोसीन में बना शिवालिक रेंज। समझ में आ गया? और शिवालिक रेंज का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के लाए गए अवसादों के वलन से। ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के अवसाद है,
क्या है? ठीक है, ठीक है जी। चतुर्थक युग यानी क्वाटरनरी इपोच अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। निर्माण कार्य चल रहा है, एक तरफ से प्रकृति अपना कार्य कर रही है। क्या कर रही है? महात्मा बुद्ध ने यही तो कहा था कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, पृथ्वी अपने सृष्टि अपने कार्यकरण के सिद्धांत पर चल रही है। तो अगर उनकी बात पर भी हम यकीन करें तो चल रहा है प्रोसेस, हिमालय बन रहा है, दूसरी तरफ से एक तरफ से इरोजन चल रहा है। देख रहे होंगे आप, क्या सुनते हो आप कि लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बस्टिंग हो गई, बड़े बड़े पत्थर आ गए। वो पत्थर कहाँ गए? नदियों में गए। नदियों में रुड़क कर क्या, जो केदारनाथ में पत्थर था, कभी एक दिन वो आपको त्रिवेणी घाट में दिखता है, लेकिन वो क्या हो चुका होता, घिस घिस कर गोल हो चुका होता। तब तक जब वो चला वहां से तो इतना बड़ा था, और जब वो यहाँ पहुंचा तो इतना सा था। तो बाकी पार्ट कहाँ गया भाई? तो रेत बन गई, अलग अलग चीजें बन गई, है ना। समझ रहे हो? सृष्टि को समझो। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालय नदियों के निरंतर परिवर्तन होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेप, जिन्हें करेवा भी कहा जाता है, हिमालय के उत्थान के अभी तक जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? तो जब हम लोग हिमालय पे घूमते हैं तो ज्योग्राफिकल दृष्टि से जब हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि यार ये करेवा है। करेवा तो स्थानीय नाम है उसका, वैसे बाद में उसको ज्योग्राफी में भी नाम दिया गया। तो कितने 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेप जिन्हें करेवा भी कहा जाता है, हिमालय के उत्थान की अभी भी जारी रहने की ओर संकेत। तो जब हम झीलों को देखते हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर क्या ताल है। उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है। प्योंगयांग सुना होगा आपने, है ना। बड़ी बड़ी झीलें हैं, इतनी बड़ी झीलें हैं कि अगर वो फूट गई तो समझ लो क्या। हाँ जी, बाढ़ भी क्या बोले, हवा से ही उड़ जाएंगे। किससे? जैसे केदारनाथ में जब हिमालयी सुनामी आई तो ऊपर जो था चौराबाड़ी ताल था, गांधी सरोवर बोलते थे उसको। महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी उसमें, इसलिए गांधी सरोवर बोलते थे। वैसे उसका नाम था चौराबाड़ी ताल। जब वो फूटा तो आपको क्या लगता है, सब बह के गए? रामबाड़ा वाली जो जगह है वहां पे उड़ गए लोग, क्योंकि जो प्रेशर था पानी का, उसके आगे जो हवा चल रही थी, तो जो खड़ा था व्यक्ति वो उड़ गया होगा पूरा। समझ में आ रहा है? इतना प्रेशर होता है। ऐसी पता नहीं कितनी झीलें हैं हिमालय पर। कभी किसी जमाने में बिरही ताल फूटा था। ये जितना भी आप ऋषिकेश में देख रहे हो तो ये मत सोचना कि हमेशा से ऋषिकेश ऐसा था, ये बताया भी मैंने आपको। नदी कहीं और थी, सोमेश्वर मंदिर के बगल से जाती थी, आज नदी वहां नीचे जा रही है। कहां से? आज सभ्यता इधर है, नदी उधर है। कभी सभ्यता उधर थी, नदी इधर थी। पता है? नहीं पता। तो कभी बिरही ताल टूटा, गौना झील जिसको बोलते हैं, उससे पहले भी अलग अलग झीलें बनी होंगी, लैंडस्लाइड हुआ होगा, प्राकृतिक झीलों का निर्माण हुआ होगा, फिर वो फूटी होंगी, नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तन किए होंगे, है ना। ये सब चीजें हैं भाई। अच्छा जी, हिमालय का क्या महत्व है? अब अगर क्वेश्चन बन गया हिमालय का क्या महत्व है, तो हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो आपके देश में प्रवेश करती, तो आपके जो फीचर्स हैं वो भी अलग होते, खान पान अलग होता, आप भी चाइनीज टाइप होते। कैसे होते? हाँ, वहां से आक्रांता और बहुत सारी चीजें होती ना। हम तो बचे हुए हैं, इसलिए बचे हुए कि उधर के आक्रांता वो तो बड़े खतरनाक थे, मंगोल वाले, मंगोलिया के। अरे भैया, चंगेज खान का नाम सुना है? संसार में सबसे ज्यादा संतानें उसकी हैं, 10 में से 7 संतानें उसकी हैं की। किसकी? और सबसे ज्यादा लोग जो बताया जाता है इतिहास में, पुराने इतिहास में, जो सबसे ज्यादा लोग मारे वो किसने मारे? चंगेज खान ने मारे। तेमुचिन, क्या नाम था उसका? क्या नाम था देखो, ओरिजिनल नेम क्या था? हाँ, तेमुचिन, है ना। उसने मारे की।
उसने कोई कुछ नहीं छोड़ा, उसने ऐसे खतरनाक लोग थे। तो अगर हिमालय ना होता तो वो आक्रांता आता यहाँ पर कर देता। तो मैं ज्योग्राफिकल दृष्टि से बता रहा हूँ कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय महाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। अगर आपकी संस्कृति अलग है तो उधर से हिमालय हो गया, नीचे से क्या था, हिंद महासागर था, ठीक है। एक जगह थी जहां से आ सकते थे, वहीं से आए आक्रांता आपके। कहां से? बोलन दर्रा, खैबर दर्रा सुना होगा आपने। वहां पर भी सुरक्षा थी। वैसे राजस्थान वाला पार्ट था, रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान को भी कई लोग, कई आक्रांता पार करके आए, समझ में आया? पंजाब वाले रास्ते से आए। यानी देश हमेशा क्या रहा? आक्रांताओं से ग्रसित रहा। और आक्रांताओं से ग्रसित कौन रहता है? जो समृद्ध होता है। क्या किसी भिखारी के यहां सुना आपने कि चोरी हो गई, डाका पड़ गया? किसके यहां पड़ेगा? अखबारों में पढ़ते होंगे, ज्वेलरी शॉप में पड़ गया, या क्या कभी किसी कबाड़ वाले के यहाँ, जो कबाड़ बिनते हैं, उनके यहाँ डाका पड़ता है? नहीं पड़ता है। ऐसे भारत भी बहुत समृद्ध था, ठीक है। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है। संसार में जो अधिकतर वर्षा होती है वो माउंटेन रेनफॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। भारत में भी अगर आपका मानसूनी वर्षा हो रही है तो उसका एक कारण हिमालय है। हिमालय रूपी दीवार साउथ वेस्ट मानसून को रोककर बारिश करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। वर्षा करती है, बर्फबारी करती है। तो देखो ना कितनी सुविधाएं कर रखी है आप लोगों के लिए, कि कहीं तो बर्फ पड़ेगी, वर्षा होगी, पहाड़ों पर वर्षा होगी, पहाड़ उसको सोखेंगे, उसके बाद वहां से नदियां निकलेंगी। तो सदावाहिनी नदियां मिलती हैं आपको यहाँ पर। क्या मिलती हैं? दक्षिण में जाओगे वहां सदावाहिनी नदियां नहीं, कावेरी को छोड़कर सूख जाती हैं। कावेरी नहीं सूखती है। कावेरी को साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिलता है, वर्षा मिलती है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी मिलता है। वो सदावाहिनी है। अब भाई अब डैम बनाओगे जगह जगह तो दूसरे राज्यों में नहीं छोड़ते ना पानी, पर ये रहता है कि पानी रहता है उसमें। लेकिन एक समय था जब हम देखते थे साबरमती पूरी सूखी हुई। आज नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा जोड़ दी, तो बहुत सारी नदियों में आज पानी दिखाई देता है हमें, नदी जोड़ो परियोजना के तहत, है ना। तो चलिए फिर क्या, ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है, जबकि शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश में अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु क्या है? उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जब जलवायु के बारे में बात करते हैं हम, तो हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जबकि भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, बीचों बीच से लगभग जा रही है। गुजरात से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से जा रही है, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से जा रही है। अब नीचे वाला तो मानते हैं हम लोग, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऊपर जो है जलवायु वो फिर उष्ण कटिबंधीय कैसे हो गई? तो उसकी ये जो विशेष स्थिति है हिमालय की, इस कारण हम बोल रहे हैं उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, ठीक है। हिमालय आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शंक्वाकार वन मिलते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, कागज बनता है भाई, लुगदी बनती कागज की। किससे? मुलायम लकड़ी होती है कोनिकल फॉरेस्ट की, औद्योगिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है इससे। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे मर्ग बोलते हैं हम, सोनमर्ग, गुलमर्ग सुना होगा आपने। पशुचारण के लिए बहुत ही अच्छे उन्नत जगह हैं ये, ठीक है। उत्तराखंड में हम क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं, पयार बोलते हैं, है ना। तो बुग्यालों में जो पशु चर रहे होंगे उनकी सेहत बड़ी गजब की होती है। कारण क्या है? पौष्टिक घासें होती हैं वहां पर, है ना। विभिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर मिलता है, स्लेट मिलता है, नमक चट्टानें मिलती हैं, कोयला इत्यादि की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? हाँ, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है? एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला भी मिलता है। चाय के बागों और फल उद्यानों के लिए ढलवा जमीन मिलती है।
चाय के बागान जो होंगे वो अधिकतर किस पे होंगे? लेटराइट मिट्टी होगी, ढलवा जमीन होगी, फलोद्यानों के लिए ढलवा जमीन होगी। ग्रीष्म काल में गेहूं, आलू, मक्का जैसी फसलों का सीढ़ीनुमा खेतों पर उत्पादन किया जाता है। पेय जल, सिंचाई, औद्योगिक उद्देश्यों हेतु मीठे जल की नदियों जो हिमनद पूरित और सततवाही होती हैं, मतलब सततवाहिनी नदियां मिलती हैं हमें, सदावाहिनी नदियां, है ना। और उनका जो जल है वो किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है हमें? हिमनदों से मिलता है, ग्लेशियर्स जो है। अब भाई सूर्य उत्तरायण जब होता है तो क्या होता है? हिमनद पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? पानी, जल प्राप्त होता है। गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप का स्रोत है। गंगा नदी में बाढ़ आएगी, बाढ़ से क्या होगा? नई जलोढ़ मिट्टी बिछती है तो मैदान जो होते हैं वो और उपजाऊ हो जाते हैं, है ना। ओल्ड बांगर न्यू खादर, एक फॉर्मूला याद रखना है। नई जो एलुवियल सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं? जो पुरानी होती है उसको बांगर बोलते हैं, न्यू जो होती है वो खादर होती है, ठीक है। विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, विभिन्न धार्मिक केंद्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो स्थिति मिली है हमें हिमालय के कारण मिली है। और जाना हिमालय का अपना अट्रैक्शन होता है। हिमालय का एक अजीब सा आकर्षण होता है। जब आप हिमालय पर होते हो तो संसार की जितने भी जो तनाव होते हैं उससे अपने आप ही आप मुक्त हो जाते हो। एक ही तनाव रहता है कि वहां पहुंचना है, क्या एक ही टेंशन रहती है? क्यों गए थे? क्या रहता है कि वहां पहुंचना है ऊपर और वहां से नीचे उतरना है, बस, बाकी कुछ नहीं। कोई किसी का ना लेना है कि ना देना, दो कुछ याद नहीं आता है, ठीक है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ ये मिले हैं हमें। जल विद्युत परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, पार्वती, पोंग, गलस्ती, किशनगंगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना आदि की स्थिति मिलती है हमें। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल हिमालय है। हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। फूलों की घाटी जाइए आजकल, आपको बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, वहां पर हजारों किस्म के फूल दिखेंगे आपको, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का ये नवीन भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना। देखो हिमालय पहले बना, जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो रीजन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड का निचला वाला जो तराई वाला पार्ट है, उधर वेस्ट बंगाल तक अगर आप जाएंगे तो जब फोल्ड पड़ता है ना तो फोल्ड के नीचे खड्डा बनता है, खड्ड बनता है। तो ये खड्ड जहां पे आज आप गाड़ियां दौड़ा रहे हो, जिसके ऊपर रह रहे हो, वो कभी खड्डा था। क्या था? और कितने मीटर गहरा था खड्डा? मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर गहरा, कहीं पर 5 किलोमीटर गहरा। अब भाई वो खड्डा भरा कैसे और वो प्लेन कैसे हो गया, ये पता है? नहीं पता। हिमालय जितनी भी नदियां थी वो पानी बढ़ता गया, किसमें? उस खड्ड में बढ़ता गया, इधर से भी और उधर से भी। इधर से जैसे माना सोन नदी जा रही है, उधर से जो है हिमालय नदियां आ रही है, बढ़ता रहा पानी, अवसाद जमा होते रहे, एलुवियल जलोढ़ मिट्टी होती रही और एक दिन क्या हो गया? पूरा पेनी प्लेन बन गया। अब उसके ऊपर से बहती नदी, किसके ऊपर से? उस संप्राय मैदान के ऊपर से बहती है। अब पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि बिहार वाला क्षेत्र या इस क्षेत्र में आप क्या कीजिए, हैंडपंप लगवाइए। तो हैंडपंप लगाने का तरीका क्या होता है कि एक पाइप ठोकते हैं, वो कितने का? 20 फुट का, आराम से चला जाता है। उसके बाद उस पर हैंडपंप लगाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? चलाना शुरू करते हैं तो पानी निकलता रहता है, रेत निकलता रहता है, वो पाइप और नीचे नीचे, उसके ऊपर फिर दूसरा पाइप जोड़ते हैं, फिर चलाते हैं, एक मचान बनाते हैं, फिर चलाते रहते हैं, वो फिर पाइप और नीचे 40 फीट, फिर चलाते रहते हैं, साफ पानी के लिए करते हैं ऐसा। फिर एक पाइप और लगाया, कितना 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 60 फुट, फिर 80 फुट, फिर 100 फुट, चलाते रहो आप। 100 करते, अगर आप ऐसे चलाते रहोगे तो हो सकता है 3 किलोमीटर तक आप पाइप डाल सकते हो। कितना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा? इसका मतलब इतनी एलुवियल सॉइल है, कहां पर? बिहार, उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, वहां पर कई क्षेत्रों में 3-3 किलोमीटर तक क्या है? वो जमाव है। किसने किया? नदियों ने की। तो क्या बना हुआ? आज मैदान है। क्या क्या बना हो?
और उन मैदानों के ऊपर से फिर नदियां चलती हैं। 2 नदियों के बीच के स्थान को आप दोआब बोलते हो, कहीं पर बोलते हो 5 नदियों के बीच का जो स्थान है उपजाऊ स्थान, उसको पंजाब बोलते हो। यही तो है। तो सोचो, कभी 4-4 किलो नीचे किलोमीटर गहरे खड्डे रहे होंगे वहां, है ना। अच्छा, यहां खोदोगे आप, जो शिवालिक के फुटहिल्स पर रहते हैं हम, तो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या? हाँ, आपके क्षेत्र में तो पता नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में खोदना कभी, तो पूरी एक ट्रॉली पत्थर निकलता है। हाँ जी, वहां का हैंडपंप है भाई, पत्थर है। तो आप क्या सोच रहे हो, वो क्लाउड बस्ट पर बसा हुआ है? वो क्लाउड बस्टिंग हुई होगी कभी, बड़े बड़े पत्थर आए होंगे। हाँ, पानी नहीं निकलेगा वहां। कैसे निकलेंगे वहां से? नीचे से डॉलर क्या निकलेंगे? तो नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। इसका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प में प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ है। क्वाटरनरी इपोच या नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प में, यानी जो मैदान है वो ज्यादा पुराना नहीं है। मैंने आपको बताया था डेविस और पेंग का सिद्धांत, थ्योरी जो बताई थी, मैंने यही बताया था कि कोई चीज उठेगी तो वो एक दिन पेनीप्लेन बनेगी, कोई खड्डा होगा एक दिन वो भरकर क्या बनेगा, समप्राय मैदान बनेगा। क्या बनेगा? वही है समप्राय मैदान। टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकरा व छिचला होने से हिमालयी और दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। इसके पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं, ओल्ड बांगर न्यू खादर। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों में दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। वन जब दबेंगे तो क्या, प्राचीन जो वन दबे होंगे तो वहां क्या मिलता है? कोयला मिलता है। मैदानी भाग हमारी वृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह की फसल उपजाई जा सकती है। जहां भोजन होगा वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। अब मैं आपको कहूं कि भाई आपको मैं लद्दाख में 10 बीघा जमीन दे रहा हूं, तो करोगे क्या तुम? वहां तो जीवन बहुत कठिन है। संसार की सबसे कम बारिश लेह में होती है। 10 बीघा का करोगे क्या? उगा तो कुछ पाओगे नहीं। उगा लोगे? तो वहां उसका महत्व नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि भाई मैं आपको ये इस उपजाऊ क्षेत्र में 10 बीघा जमीन दे रहा हूं, तो आप बहुत कुछ उगा पाओगे, है ना। समझ में आ रहा है? इन मैदानी भाग के प्राचीन वन प्रदेशों की बता दिया मैंने। मैदानी भाग हमारी वृहद जनसंख्या के जीवन के आधार है। अच्छा, विभिन्न तरह की फसल उपजाई जा सकती है, इससे हमारी जनसंख्या और पशुओं को आहार प्राप्त होता है। साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त हो पाता है। नदियों के क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इस मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ग्राउंड वाटर जो है पर्याप्त है हमारे पास। हमारा जो क्षेत्र है, पहले तो यहाँ बुनियाद जब हम खोदते थे तो पानी फूटता था, बड़ा मुश्किल होता था बुनियाद डालना। यहाँ क्या बुनियाद डालना सबसे बड़ी सरदर्दी थी हमारे यहाँ पर। कारण यह था कि बुनियाद खोदी, वैसे ही क्या हो गया, पानी आना शुरू हो गया। अब क्या करते थे, उसमें पत्थर डालते थे, चूना डालते थे, पत्थर डालते थे, चूना डाल, बड़ी तेजी से डालने पड़ते थे, तब जाके वो जमता था, तब जाके बुनियाद पड़ती थी। अब क्या हुआ, वृहद मतलब जन घनत्व जो हो गया बहुत ज्यादा हो गया। सब लोग नीचे से क्या निकालने लगे, पानी निकालने लगे। पानी जो जा रहा है वो सीवरेज में जो सीवरेज वगैरह है वो कहाँ जा रहा है, पाइप के माध्यम से कहीं और भेज रहे हैं। यानी नीचे का चार्ज नहीं हो पा रहा, जो पानी है ना वो नीचे नहीं जा पा रहा। सब ने सीमेंटेड कर दिया, पानी जाए तो जाए कहाँ, जमीन सोख नहीं पा रही, तो ग्राउंड वाटर जो है नीचे हो गया। पहले यहाँ पर 10 फुट में निकलता था पानी, कितने में, 10 फुट में साफ पानी। वैसे तो मैंने कहा बुनियाद खोदते ही पानी आना स्टार्ट, क्योंकि हम किसमें है, शिवालिक के फुट पर है ना, पर्वत पादीय प्रदेश में रहते हैं हम। किसमें रहते हैं, पर्वत के पैरों पर। अच्छा, अब क्या है कि अब 18 फुट पे निकलता है, कितने पे, और धीरे धीरे करते रहो आप, समरसीवर लगाते रहो और चार्ज मत होने दो जमीन को। धीरे धीरे ऐसा भी आएगा एक दिन कि 28 फुट पे निकलेगा, एक दिन ऐसा आएगा 50 फुट पे निकलेगा, और एक दिन आप सुनोगे चेन्नई की तरह की नीचे का ग्राउंड वाटर सूखेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि लगातार ऊपर से आ रहा है।
लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो फिर सूख सकता है। हाँ जी बोलो, कम हो जाए। दूसरा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहां पर जिन्होंने क्या किया कि जो सीवर के जो खड्डे बनाए हैं, पिट बनाए हैं, उसकी वजह से नीचे का जल दूषित हो गया है। या जो जहां जहां पर आपके ये है डंपिंग जोन, कबाड़ वाले क्षेत्र, वर्षा काल में वहां पर वो सारा गंदा पानी नीचे सोखती है जमीन, और नीचे अगर अगल बगल के क्षेत्रों में जो हैंडपंप होगा उसके पानी में बदबू आएगी, स्मेल आएगी, और लोग बीमार होंगे। क्यों? क्योंकि गंदगी रखोगे पृथ्वी के ऊपर तो क्या होगा, नीचे ग्राउंड में ही जाएगा वो। जैसे कि पंजाब में हो चुका है, पंजाब में फर्टिलाइजर का यूज किया, वो फर्टिलाइजर कहां पहुंच चुके हैं, नीचे पहुंच चुके हैं। नीचे पहुंचने के कारण क्या होगा कि ग्राउंड वाटर से, अब तो आदमी कह रहा कि जमीन के नीचे का पानी है जी बढ़िया होता है जमीन के पानी, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा, महिलाओं और बच्चों को कैंसर हो रहा है, कैंसर बेल्ट बन गई वहां पर पूरी, क्योंकि सारे केमिकल कहां पहुंच गए। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉइजनस चीजें हैं वो जमीन के नीचे नहीं जानी चाहिए, पानी जानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं यार हम तो कुछ ऐसा डाल नहीं रहे जाने अनजाने, लेकिन आप जो पोछा मार रहे हो उसमें क्या केमिकल यूज कर रहे हो आप, फर्टिलाइजर नहीं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हो, कहाँ जा रहा है, जमीन में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा। आप क्या कर रहे हो कि जितना भी ये जो टॉयलेट साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो कर रहे हो, और माना आपने कहीं पे सोख्ते बना रखे, तो वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो जितना तेजाब आप डाल रहे हो, तेजाब से अगर आप साफ कर रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा, तो नीचे का ग्राउंड वाटर दूषित होगा भाई। वेस्ट बंगाल में आप जाओगे तो वहां पर दो तरह के हैंडपंप दिखेंगे, एक हैंडपंप पे लाल रंग लगा हुआ होगा, उसको देख के पहचानना है आपने कि इसका पानी इसे नहा सकते हो, आप पी नहीं सकते, पियोगे तो समझो। हाँ, हैंडपंपों के रंग चेंज कर दिए गए हैं वहां पर, इतना दूषित कर दिया उन लोगों ने, किसको, ग्राउंड वाटर को। अच्छा, ग्राउंड वाटर कैसे सही होगा, वृक्षारोपण, इससे छोटे बड़े झाड़ियां, ये सब इंपॉर्टेंट है प्रकृति के लिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, सब सीमेंटेड कर दिया। ठीक है, चलो। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार हैं। आपको क्या लगता है कि जब फोल्ड पड़ा होगा हिमालय का, तो क्या मरीन्स नहीं दबे होंगे, दबे होंगे, तो क्या पेट्रोलियम नहीं होगा, होगा, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसको निकालना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, पता नहीं किस तह में होगा। जलज अवसादी शैलों में पाया जाता है जो क्रूड ऑयल होता है नीचे है, लेकिन वो किस गहराई में, और उसको निकालने के लिए कितना खर्चा होगा, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार है। अरे भाई, असोम में क्या था, मैंने कहा नहीं कि वो वाला पार्ट पिछक गया नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो दबाव पड़ा, तो हो क्या रहा था कि अंग्रेज जा रहे थे, खच्चरों को लेकर जा रहे थे, चट्टानों से एक प्रकार का तेल रिस रहा था, खच्चरों के पैर पे लगा, खच्चर फिसले। एक अंग्रेज ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं जलाने के लिए। तो उसने कहा ए बॉय डिग हियर, लड़के यहाँ पे खोदो, तो वहां का नाम आज भी डिग बॉय है। क्या है, डिग बॉय। तो पहला जो तेल क्षेत्र है भारत में वो कौन सा है, असम का डिग बॉय क्षेत्र है। जबकि पहला जो तेल कुआं खोजा गया था, ऐसा बताते हैं कि अमेरिका में टिटुसविले में खोजा गया था, लेकिन अब कुछ नई किताबें कुछ और बता रही हैं कि पहला तेल कुआं टिटुसविले यूएसए में, और भारत में जो पहला जो खोदा गया था वो कहां पर, डिग बॉय में। तो क्या होता है, क्रूड ऑयल कभी कभी चट्टानों से भी रिस कर निकल आता है। ठीक है, तो लेकिन यहां काफी गहराई पर है। तो भाई कहा जा सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम से लेकर आधुनिक काल तक की चट्टानों से सुसज्जित है। यहाँ पर अनेक ऐसी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो अपने वास्तविक रूप को बदल चुकी हैं। इसके विपरीत हिमालय पर्वतीय प्रदेश व विशाल मैदान प्रमुख रूप से टर्सरी व आधुनिक काल की चट्टानों से सुसज्जित है। तो प्राचीन से लेकर आधुनिक तक की चट्टानें इस देश में पाई जाती है। जिन मैदानों में आप रह रहे हैं वो क्या है, नए हैं। जिस हिमालय में आप घूम रहे हो वो नए हैं, और जो दक्षिण भारत का गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, आपका पुराना है। समझ में आ गया।
तो फिर भूगोल संस्कृति सब वैसी ही होती है। हमारे यहाँ का जो पैटर्न है बनाने का, हमारे यहाँ के पत्थर कच्चे हैं, दक्षिण भारत के पत्थर बहुत मजबूत हैं, इग्निस टाइप के रॉक्स हैं। वहाँ के मंदिर देखिए, बड़े विशाल मंदिर बनते हैं। और हमारे यहाँ क्या बनता है? हमारे यहाँ छोटे छोटे, हर गांव में देखे होंगे आपने, है ना, 10 पत्थर इधर से लगाए, 10 पत्थर पटाल लगाई उसके ऊपर और पत्थरों के देवता रखे और पूजा शुरू कर दी। नहीं, आस्था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना, आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपका, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्लिस्टोसीन काल में हुआ। कायंत्री चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? तो आर्कियन समूह की शैलों को कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? तो प्लिस्टोसीन हिमनद था। गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि में हुआ था। जुरासिक सुना होगा आपने, जब डायनासोर्स हुआ करते थे। कौन? डायनासोर्स। किस भाग के उन्मग्धता यानी इमरजेंसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया? इंडो ब्रह्मा रिवर थी, उसका रास्ता पहले कुछ और था, बाद में वो उस तरफ को बहने लगी। किस तरफ? अब देखते हैं ना, सांगपो वो उधर तिब्बत से होते हुए जाती है, तब एक मोड़ पड़ता है, आगे नहीं जाती है वो, वहां से मोड़ मुड़कर फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसको दिहांग बोलते हैं, फिर असोम में आती है। पहले ये रूट थोड़े था उसका, पहले तो इंडो ब्रह्मा रिवर थी, वो तो इस तरफ को जाती थी। समझ में आया? वो एक क्षेत्र क्या हो गया, वो ऊपर उसके उठने से उसका रूट ही चेंज हो गया, वो उस तरफ को बहने लगी। कौन? ब्रह्मपुत्र। ये मेल रिवर है। अधिकतर नदियां हमारी कैसी? फीमेल है। गंगा फीमेल है, माता गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, है ना, गोदावरी माता, कावेरी माता। लेकिन ब्रह्मपुत्र कैसा हो गया? मेल रिवर। तो किस भाग के उन्मग्धता के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया? तो एक विशाल क्षेत्र अल्लाह बंद के कारण, पाकिस्तान में पड़ता है अल्लाह बंद, अल्लाह बंद के कारण क्या हो गया? इंडो ब्रह्मा रिवर का रूट चेंज हो गया और वो कहां को बहने लगी? उधर को बहने लगी। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट, रांगा किस समूह के शैलों में प्राप्त होता है? तो कुडप्पा समूह में प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। शांत उद्गार हुआ लावा का, बिछा बिछा, बिस्तारा बिस्तारा, लेकिन लेयर्स नहीं पाई जाती। दक्षिण भारतीय जो आपका जो दक्कन ट्रैप है, उसमें बेसाल्टी लावा बिस्ता रहा, उससे उन चट्टानों का निर्माण हुआ। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका? मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं? कयाल कहलाती हैं। बैक वाटर्स बोलते हैं इसको, कयाल। अष्टमुडी कयाल सुना होगा आपने। और सबसे लंबी जो लेक है भारत की, वो कौन सी है? हाँ जी, सबसे लंबी लेक कौन सी है केरला में? बोलो बोलो। नहीं, पेरियार नहीं है। ढूंढो, सबसे लंबी लेक कौन सी है? वेम्बनाड है, लंबी लेक है। तो लंबी लेक में लंबी लंबी नौकाएं लेकर नौका दौड़ करेंगे, वहां के खेल भी वैसे ही होंगे। कैसे होंगे? लंबी लंबी नौकाएं होंगी, 50-50 लोग बैठे होंगे, चप्पू चला रहे होंगे, पैडलिंग कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे? नौका दौड़ चल रही होगी। तो उसको समझो, भूगोल ही सब चीजों का क्या करता है? निर्धारण करता है। कहाँ के लोग ओणम मनाएंगे, कहाँ के लोग पोंगल मनाएंगे। ओके पीटी, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, फॉर्मूला याद कर लो। समझ में आ रहा है? तो त्योहारों के पीछे भाई वहां की फसलें होंगी, कृषि होगी, खुशी होगी मनुष्य की। खुशी कब होती है आदमी को? जब उसको कुछ मिलता है। जैसे पहले तो जब भोजन मिलता था तब खुश होता था, आज वो खुश होता है पैसा जब मिलता है उसको, है ना, कि मैं जीत गया लॉटरी, खुशी। तो मैंने कहा नहीं आपको कि अफ्रीका में जो बच्चे और महिलाएं नृत्य कर रही होंगी, किनकी? कॉन्गो बेसिन में रहने वाले पिग्मियों की। पिग्मी का परिवार डांस कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उनके पापा या उनके पतिदेव जो हैं वो एक
जंगली सुअर मार के लाए होंगे या लंगूर मार के लाए होंगे, तो डांस चल रहा होगा, वो भी खुशी मना रहे हैं। हमारे यहाँ हम कृषक लोग हैं, तो हमारे यहाँ खुशियां क्या मना रहे होंगे कि फसल पक गई, फसल कट गई, चलो भाई पंजाब वाले बैसाखी मनाएंगे, कोई इधर ओणम मनाएगा, कोई पोंगल मनाएगा। समझ में आ रहा है ये सब चीजें। अब जिस दिन आपका रिजल्ट मिलेगा उस दिन फिर खुशी मनाई जाएगी, वो भी त्योहार से कम नहीं होगा। चलो इतना काफी।